ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है, खुद से वादा किया है। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बाबी बायोकेम क्लासेस में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम पढ़ रहे थे क्लास 12 की बायोलॉजी, तो क्लास 12 की बायोलॉजी में अभी तक हम पढ़ चुके हैं कहाँ तक, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में चैप्टर वाले में बात कर रहे थे हम ह्यूमन वायरल डिजीज यानी कि मानव में विषाणु जनित रोग के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। ह्यूमन डिजीज कास्ड बाय वायरसेस, कुल मिलाकर के हम मानव में विषाणु जनित जो बीमारियां हो रही थी उसके बारे में हमने समझा था कि आखिर ऐसी कौन कौन सी बीमारी थी, ऐसे कौन कौन से रोग थे जो विषाणु जनित हो रहे थे, जो वायरस से हो रहे थे। तो आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम कुछ डिजीज यानी कुछ बीमारी को काफी डिटेल में, काफी तह तक डिस्कस करने का प्रयास करने वाले हैं। तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको समझ में आएगा, तो आप वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम पढ़ लेते हैं डियर स्टूडेंट। हम बात करेंगे नेक्स्ट फर्स्ट बीमारी यानी कि अपना वायरल डिजीज, पहली बीमारी यानी कि डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द स्मॉल पॉक्स के बारे में। डियर स्टूडेंट हम बात करेंगे पहला बीमारी यानी कि आज डिस्कस करने वाले हैं स्मॉल पॉक्स के बारे में। माय डियर स्टूडेंट, बात करेंगे हम किसके बारे में? स्मॉल पॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। स्मॉल पॉक्स की बात करें तो माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल स्मॉल पॉक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, पहली बात तो हम कर लें। इसको हम हिंदी में कहते हैं चेचक। क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट? चेचक कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? चेचक की बीमारी। तो होता क्या है, ध्यान देना इस बीमारी में। यह बीमारी एक प्रकार के वायरस जनित होता है, यानी विषाणु जनित बीमारी होता है, वायरल डिजीज है, जो कि ये पहले के समय में काफी ज्यादा होता था, जो कि आज के समय में ये काफी कम, जो कि ना के बराबर, ऐसा हम कह भी सकते हैं। चेचक की बीमारी जो कि ये कितना सीवियर इसका इन्फेक्शन हो जाता है कभी कभी, जिससे बचने का भी समझ रहे हो चांस बहुत कम होता है। क्योंकि इसमें क्या होते हैं, जो स्किन पर, जो त्वचा पर क्या होता है, यानी कि पूरे चेहरे पर भी, यहाँ तक कि कभी कभी समझ पा रहे हैं, दाने बन जाते हैं जो रेडिश टाइप के, जिसको हम बोल सकते हैं रस, जिसको रस बोलते हैं, रस टाइप स्ट्रक्चर विच इज अपीयर टू द स्किन। पूरे त्वचा पर, पूरे चेहरे पर क्या होगा, समझ पा रहे हो? छोटा छोटा दाना जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसमें क्या होता है, पानी भर जाता है, क्लियर फ्लूइड भरा होता है, द्रव जो कि व्हाइट व्हाइट कलर का दिखाई देता है पूरा टोटल। तो बहुत खतरनाक बीमारी। ये क्या करता है, पूरे टिश्यू पार्ट को, अंदर तक जो टिश्यूज होते हैं वहां तक का डैमेज करता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम जानते हैं। पहली बार इसके बारे में कुछ हम जनरल इंफॉर्मेशन यानी सामान्य जानकारी हम समझ रहे पहले। तो बात करते हैं इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल, स्मॉल पॉक्स की जो बीमारी होती है, इट इज द हाईली इट इज द हाईली कंटाजियस, ध्यान देना, इट इज हाईली कंटाजियस, अथवा इसको हम बोल सकते हैं इट इज द हाईली कम्युनिकेबल डिजीज भी कह सकते हैं। इसको कंटाजियस भी कहते हैं और एक्यूट भी बोलते हैं। इट इज द, बोल सकते हैं, एक्यूट हाईली हाईली कम्युनी हाईली कम्युनिकेबल, ध्यान देना डियर स्टूडेंट, इट इज द एक्यूट हाईली कम्युनिकेबल डिजीज। हाँ या ना, ध्यान से देखना, ये एक्यूट डिजीज है। एक्यूट बीमारी का मतलब, बीमारी दो प्रकार की होती है, ध्यान से देखना, एक एक्यूट होता है, एक कोरियानिक होता है। एक्यूट का मतलब होता है ऐसी बीमारी जो अचानक हो, एक्यूट डिजीज को कहते हैं, उसको एक्यूट बोलते हैं। ऐसी बीमारी जो कई सालों से प्रेजेंट है, समझ पा रहे, जो कई सालों से व्यक्ति के अंदर वो बीमारी ठीक ही नहीं हो रही है, तो वहां के लिए टर्म यूज करते हैं कोरियानिक, लेकिन तुरंत के लिए एक्यूट टर्म यूज करते हैं। ये चीजें जानते रहना, थोड़ा जनरल सा इंफॉर्मेशन है। ये हाईली जो होता है कम्युनिकेबल होता है। कम्युनिकेबल का मतलब कुल मिला के कह सकते हैं कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से क्या हो सकता है ट्रांसफर हो सकता है, मतलब कि छुआछूत बीमारी इसको कह सकते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। तो ये पहली बात रही जनरल सी इंफॉर्मेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं डियर स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये होता किस वायरस से है, आखिर ऐसे कौन सा विषाणु है जो चेचक की बीमारी उत्पन्न करता है। तो हम बात करते हैं, इट इज द काज्ड बाई
इट इज द कास्ड बाय, यानी कि किससे होता है, कौन से वायरस तो होता है बीमारी, चेचक है, तो कास्ड बाय वोरेला वायरस। ध्यान से देखना किससे होता है, वायरिला वायरस से हो रहा होता है ये बीमारी, वोरेला वायरस। ध्यान से देखना, मतलब इट इज द कास्ड बाय वोरेला वायरस से बीमारी होता है। अब इस बीमारी के सिम्टम क्या क्या होते हैं, सिम्टम्स मतलब लक्षण क्या क्या होते हैं, ध्यान से देखना। इस बीमारी के अगर हम सिम्टम्स की बात करें, इसके मुख्य लक्षण की बात करें, तो मेन इंपॉर्टेंट लक्षण क्या होता है इसमें, फीवर कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, और फीवर भी कैसा होता है, हाई फीवर। क्या बोल सकते हैं, हाई फीवर, फीवर आता है, फीवर आता है यानी बुखार आता है, यानी बोल सकते हैं यहाँ पर हाई फीवर अथवा फीवर ही लिख सकते हैं। कुल मिलाकर के फीवर होगा, बुखार आएगा। इसके अलावा क्या हो सकता है इसमें, जब बुखार आएगा तो सिर दर्द करेगा, है ना, क्या करेगा, सिर दर्द करेगा, यानी कि यहाँ के केस में बोल सकते हैं हेडेक बोल सकते हैं भाई, हेडेक होता है, सिर दर्द करता है ना। इसके अलावा हम कह सकते हैं इसमें क्या होता है, हेडेक भी होगा, बैक पेन भी होगा भाई, दर्द भी होगा, हाँ है ना, बैक पेन टू ऑल ओवर दी बॉडी, यानी पूरी बॉडी में पेन हो रहा होता है, समझ पा रहे हो, बैक पेन होता है, बैक पेन के साथ साथ टू पेन ऑल ओवर दी बॉडी, पूरी बॉडी में, समझ पा रहे हो, दर्द होता है। और इस बीमारी में खास बात क्या होती है कि इस तरीके से रेडिश टाइप के अगर हम बनाने का प्रयास करें, थोड़ा सा मार्कर का कलर अगर चेंज करें तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, काफी गौर तरीके से आप देखेंगे इसको, इस तरीके से जो होता है रेडिश टाइप का, समझ पा रहे हैं, पूरे स्किन पर क्या होगा, दाने के जैसा इस तरीके से उभार, क्लियर रस जिसको बोलेंगे, आराम से दिखेगा आपको, समझ पा रहे हैं। और उसमें फ्लूइड भी भरा रहता है, हाँ या ना, ये जो रेडी टाइप स्ट्रक्चर देख रहे हो इसको हम रस बोलते हैं, हाँ या ना, रस टाइप, समझ पा रहे हो, जिसको तुम दाना बोलते हो, दाना निकल गया ना, वही चीज है। और क्या होता है इसमें, इसमें बहुत क्लियर फ्लूइड दिखाई देते हैं, है ना, क्लियर फ्लूइड का मतलब इस तरीके से इसमें क्या होता है कि पानी भरा होता है, समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से क्या होता है इसमें, आई होप आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके से इसमें क्या होता है, क्लियर फ्लूइड भरा होता है ना, क्लियर फ्लूइड का मतलब पानी भरा होता है, द्रव्य भरा होता है, जिससे हम आसानी से पता कर सकते हैं कि हाँ बीमारी कौन सी हो गई है भाई, चेचक की बीमारी, यानी जिसको स्मॉल पॉक्स कहते हैं। और इस बीमारी के इलाज की बात करें तो इस बीमारी का एक ही इलाज है भैया, वो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए वैक्सीनेशन करवाना पड़ेगा भाई। वैक्सीनेशन का मतलब वैक्सीन लगवाना पड़ेगा इसके लिए। और एक खास बात, इसके वैक्सीन की खोज किसने की, ये इम्पोर्टेंट है। आखिर चेचक के वैक्सीन की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। इतनी खतरनाक बीमारी अगर बात करें जो चेचक की बीमारी है, करोड़ों लोग इससे मतलब कि मर चुके हैं, समझ पा रहे हो, लाखों करोड़ों लोग मतलब मैक्सिमम देखा जाए तो, क्योंकि ये बीमारी बहुत खतरनाक थी। एक समय ऐसा था जो कि समझ पा रहे हो कि काफी लोग इससे डेथ कर चुके हैं, बहुत लोग इससे इसका शिकार हो चुके हैं, चेचक की बीमारी का, जिसको आज हम पढ़ रहे हैं, स्मॉल पॉक्स, जिसको हम डिस्कस भी कर रहे हैं आज। सोच रहे हो, इसके इलाज के लिए हम वैक्सीनेशन करवाते हैं, और वैक्सीन की खोज करने वाले वैज्ञानिक, सोचो इतने महान वैज्ञानिक रहे होंगे, समझ पा रहे हो, जो कि आपके वैक्सीन की खोज की है। एडवर्ड जेनर साहब ने वैक्सीन की खोज की है, आप लिख लेंगे इनका नाम, साइंटिस्ट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एडवर्ड एडवर्ड जेनर जो साहब हैं, एडवर्ड जेनर साहब ने डिस्कवर्ड बाई ना लिख सकते हैं, इन्होंने क्या किया, डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जेनर, वैक्सीन की खोज किसने की, एडवर्ड जेनर ने। बात करें अगर हम कब की, तो 1798 के आसपास, लिख लेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, समझ पा रहे हैं, यानी कि इसमें एकदम क्लियर बात, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है। हमने बताया कि स्मॉल पॉक्स की बीमारी, यानी जिसको चेचक बोला करते हैं, समझ पा रहे हैं, इसमें होता क्या है, एक्यूट बीमारी होता है, हाईली कम्युनिकेबल डिजीज है,
एक्यूट मतलब कि अचानक होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से ट्रांसफर हो सकता है। और वायरस से होता है भाई, कौन से वायरस होता है? वरेला वायरस, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिम्टम क्या क्या होते हैं, लक्षण क्या क्या होते हैं इसमें? बुखार आता है, फीवर होता है, हेडेक होता है, बैक पेन होता है, पूरी बॉडी में दर्द करने लगता है। और क्या होता है? क्लियर रस उभर आ जाता है पूरी स्किन पर। क्या होते हैं? दैट इज द स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म क्लियर रस लाइक स्ट्रक्चर एंड विच इज अकर इन द फ्लूइड, मतलब कि बहुत सारे उभार बन जाएंगे स्किन पर, उसी में क्या होगा भाई? फ्लूइड भरा रहेगा, क्लियर फ्लूइड जिसको बोल सकते हैं। समझ पा रहे हैं? तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका ट्रीटमेंट एक ही है, आपको वैक्सीन लगा होना चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है सभी को वैक्सीन लगवाना। तो आप लगवाते भी होंगे बचपन में चेचक का वैक्सीन, जो कि खोजे कौन है भाई वैक्सीन को? एडवर्ड जेनर, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बीमारी के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। एक चीज और अगर इसमें हम बताएं, ये बीमारी में होता क्या है, जो इसके जो चकत्ते बनते हैं, इस तरीके से चकत्ते भी नहीं इसको बोल सकते, जो रस बना है यहाँ पर, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, ये पूरे टिश्यू पार्ट तक डैमेज करता है। समझ पा रहे हैं? ये उतक का जो पार्ट होता है, टिश्यू पार्ट तक इसका सीवियर इन्फेक्शन होता है, जो कि टिश्यू पार्ट्स क्षतिग्रस्त होने लगते हैं। सोचो कितना खतरनाक होता होगा। तो इसी वजह से इसमें ज्यादा दिक्कत होती है। आज हम ऐसी बीमारियां डिस्कस करने वाले हैं, जैसे एक तो चेचक है, इसके बाद जो अगली बीमारी इसी से संबंधित है, कुछ ऐसे ही वो भी चकत्ता टाइप का होता है, मतलब स्किन पर उसमें भी समझ रहे हो रस टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, जिसको बोलते हैं चिकन पॉक्स की बीमारी। ध्यान से देखना, नेक्स्ट बीमारी हम डिस्कस करेंगे चिकन पॉक्स के बारे में, तो जिसको हम छोटी माता भी बोलते हैं हिंदी में, चिकन पॉक्स, हाँ या ना? हिंदी में लिखेंगे इसको हम बोलते हैं छोटी माता। छोटी माता की बात करें तो ये भी आपको पता है वायरल डिजीज है ना, इसमें कुछ हम जानकारी हासिल कर लें। चिकन पॉक्स की बीमारी होती किससे है ना, थोड़ा सा इसके बारे में हम जानते हैं। चिकन पॉक्स की बात करें तो यह बीमारी क्या होता है? पहली बात तो हाईली कॉन्टाजियस डिजीज होता है, हाँ या ना? ये क्या होता है? इट इज दी हाईली कॉन्टाजियस, है ना? हाईली कॉन्टाजियस, और किसमें होता है? चिल्ड्रन में, है ना? हाईली कॉन्टाजियस डिजीज, हाईली कॉन्टाजियस डिजीज, और किसमें होता है? डिजीज ऑफ चिल्ड्रन, सबसे ज्यादा बच्चों में। हाईली कॉन्टाजियस डिजीज ऑफ द चिल्ड्रन। और बात करें किस उम्र में? लगभग 10 ईयर एज, लगभग 10 साल के जो बच्चे होते हैं, उसमें ये बीमारी अधिकतर देखी जाती है। समझ पा रहे? हाईली कॉन्टाजियस होता है, मतलब कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में बहुत तेजी से फैलता है ना भाई। ये बहुत खतरनाक बीमारी, कहते हैं ना माता जी हो गई है, माता जी मतलब छोटी माता इसे बोला जाता है। तो जो कितना खतरनाक होता होगा, जिसके लिए लोग मतलब कि अलग अलग, समझ पा रहे हो क्यों? ताकि इसमें साफ सफाई पूर्ण रूप से बरता जा सके। इसमें लोग बहुत कम मात्रा में उनके पास जाते हैं, समझ पा रहे हो, जाते हैं बहुत, मतलब सम्मान की भाव से उनको देखा जाता है, उनकी पूजा भी करते हैं ताकि चली जाए, मतलब कि वहां पर एक अलग सा पूरा सिस्टम होता है। अब ये अलग प्रथाएं जोड़ दी गई हैं ताकि लोग इसके प्रति एकदम जागरूक रहें। और आज भी अगर गांव में होता है किसी को, लोग बहुत जागरूक रहते हैं, समझ पा रहा हूँ, ऑटोमेटिक अपने आप ठीक हो जाता है। सोचो कितना ज्यादा यूनिक, अपने आप ठीक हो जाता है। क्योंकि अगर साफ सफाई प्रॉपर रूप से अगर बढ़ता जाएगा तो चीजें ठीक हो जाती है, इसमें उतनी दिक्कत वाली बात नहीं होती जितना दिक्कत स्मॉल पॉक्स के केस में था। तो ये चीज है, तो कंटेजियस है, डिजीज चिल्ड्रन में, बच्चों में सबसे ज्यादा मात्रा में देखा जाता है। और ये किस वायरस से होता है तो बात करें, इट इज द काज्ड बाय, ध्यान देना, काज्ड बाय चिकन पॉक्स वायरस, ध्यान देना, चिकन पॉक्स वायरस, ये चिकन पॉक्स वायरस से होता है। अब इसका नाम क्या है वायरस का? चिकन पॉक्स वायरस का नाम क्या है? वर्सीला वायरस, ध्यान देना, क्या नाम है? वर्सीला वायरस से होता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये वर्सीला वायरस होता है, जिसका नाम पूरा है वर्सीला जोस्टर, ध्यान देना, वर्सीला जोस्टर वायरस। इसी से क्या होता है आपका
चिकन पॉक्स की बीमारी होती है जिसको छोटी माता कहते हैं। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एकदम धीरे धीरे चल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बात करते हैं इसके सिम्टम्स की, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं इस बीमारी में। तो बात करें उस केस में फीवर होगा, और इसमें भी कह सकते हैं फीवर आएगा, है ना। इसमें भी लिख सकते हैं क्या होएगा भाई, फीवर होएगा। और फीवर के साथ साथ इसमें भी क्या होगा भाई ना, ड्यू ड्रॉप लाइक स्पोर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएंगे स्किन में, वही चीज ना। कुल मिला बोल सकते हैं ड्यू ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर अपीयर्स ऑन स्किन। स्किन पे क्या होंगे, ड्रॉप के जैसे, बूंदों के जैसे स्ट्रक्चर बन जाएंगे, ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है इसमें ना, ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर अपीयर हो जाता है। समझ पा रहे हैं। इसका जो पहली बात, चकत्ता जो बनता है इसमें स्किन पर कुछ इस तरीके से छोटा छोटा होता है। समझ पा रहे हैं, यानी कि स्मॉल पॉक्स से डिफरेंट होता है। इसकी बात करें चिकन पॉक्स में कुछ इस तरीके से चकत्ते जैसा, स्किन पर एक चकत्ता जैसा बन जाता है। समझ पा रहे हैं, कुछ इस प्रकार से, उससे छोटा होता है। और ये खासियत इसकी क्या होती है, ये टिश्यू पार्ट को डैमेज नहीं करता है। स्किन के जो ऊतक वाले पार्ट होते हैं, टिश्यू पार्ट होते हैं, वहां तक डैमेज नहीं कर पाता है। समझ पा रहे हैं, ऊपर तक ही डैमेज करता है। तो ये चीज होता है, स्किन पर बहुत सारा बन जाता है चीज। तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, बात करें एक चीज और इसमें जान लेते हैं, इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिन तक रहता है। यानी कि इसकी हम बात कर रहे हैं, इंक्यूबेशन पीरियड की बात कर लें तो इंक्यूबेशन जो पीरियड होता है, ध्यान से देखना, इसको शॉर्ट फॉर्म में आईपी भी बोलते हैं। कितने दिन का होता है ये बीमारी, कुल मिला के बात हो रही है, तो एक 2 से 5 हफ्ता लगता है ठीक होने में इसको, 2 to 5 वीक्स, है ना। और एक चीज, अगर हम नेक्स्ट इसके पहले जो हम पढ़े थे स्मॉल पॉक्स, उसका भी आप लिख लेंगे, कहीं पर नोट कर लेंगे, उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है। स्मॉल पॉक्स वाले केस में उसका इंक्यूबेशन पीरियड यानी कि आईपी कितना होता है, तो 12 दिन का होता है स्मॉल पॉक्स के केस में। 12 दिन अगर नहीं ठीक हुआ तो काम तमाम हो जाएगा ना। 12 दिन यानी कि 12 डेज किसका है, स्मॉल पॉक्स का यानी चेचक का। और जो छोटी माता जिसको हम बोल रहे हैं चिकन पॉक्स, उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड यानी कि आईपी जो है 2 से 5 वीक। समझ पा रहे हैं, 2 हफ्ते से 5 हफ्ते लग जाते हैं इसको ठीक होने में, इस बीमारी को ठीक होने में इतना टाइम लगता है। और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इस बीमारी को ठीक करने के लिए क्या करते हैं, पेशेंट को, ध्यान देना, जो पेशेंट होता है इसको आइसोलेशन में रखते हैं। जो पेशेंट होता है, यानी जो पेशेंट होता है इसको किस में रखते हैं, इसको आइसोलेशन में रख देते हैं भाई। आइसोलेशन मतलब जैसे कोरोना के समय में लोगों को क्वारंटाइन कर दिया जाता था ना भाई, कहते थे 15 दिन आप अलग रहिए। जो शहर से आते थे, समझ पा रहे हो, गांव में उनको क्या करते थे हम, क्वारंटाइन कर देते थे। ऐसे सेम टू सेम इसमें भी क्या कर देते हैं, इनको क्वारंटाइन ही कर देते हैं एक हिसाब से। समझ पा रहे हो, इतने दिन किसी से मिलना जुलना नहीं है, चीजों को मेंटेन करके। और ये बीमारी जो होती है इसमें, इसको हो जाता है, इसकी बहुत सेवा होती है। समझ पा रहे हो, बहुत सेवा पानी करते हैं, क्योंकि भाई ये इसको जितना अगर साफ सफाई रहेगा, जितने अच्छी तरीके लोग नीम उम का धुआं देते हैं, बहुत सारा चीज, नीम का पत्ती भी इस्तेमाल करते हैं। तो क्या होता है कि इसमें अगर प्रथाओं से अगर जोड़ दिया गया ना भाई, कहते हैं देवी जी हो गई हैं, इससे क्या होता है भाई, मतलब अलग अलग तरीके से, ताकि वहां पर बहुत सारा ध्यान भी रखा जाता है और जल्दी ठीक होता है वहां पर, ये चीज होता है। अब जानते रहेंगे, यहाँ पर लिखा भी गया है, इट इज द हाईली कॉन्टाजियस, बहुत तेजी से संपर्क में फैलता है, अधिकतर बच्चों में देखा जाता है ना। कास्ड बाय चिकन पॉक्स, नॉर्मली किसी ने, सभी में हो जाता है, बचपन में हुआ होगा भी, तो बीमारी देखा जाता है चिकन पॉक्स वायरस, जिसको वर्सीला जोस्टर बोल रहे हैं। इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिन का है आप देख पा रहे हैं। इसमें भी बुखार आता है ना भाई, इसमें जो होता है ड्रॉप के जैसा ना बन जाता है पीरियड, इस तरीके से ड्रॉप के जैसा इसमें चकत्ता बन रहा है, सिंपल सी बात है ना। ये जबकि टिश्यू पार्ट को डैमेज भी नहीं कर रहा होता है, और इतना इंक्यूबेशन पीरियड होता है। लेकिन इसके पहले वाली जो बीमारी थी वो क्या करती थी, उसके चकत्ते बड़े बड़े थे,
उसमें क्लियर फ्लूइड बन रहा था और वो क्या कर रहा था, टिश्यू पार्ट को डैमेज कर रहा था, जबकि चिकन पॉक्स ऐसा नहीं कर रहा है। इसमें जो वायरस है ना, इसमें जो वायरस है वर्सेलिया जोस्टर वायरस, और उसमें जो वायरस था वरीला वायरस ना, वर्सेलिया जोस्टर वायरस इसमें काम कर रहा है, उसमें क्या था, वर्सेलिया वायरस था। हाँ ना, हाँ है ना, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, वर्सेलिया जोस्टर इसमें है और उसमें क्या था, वरीला वायरस। वायरस का नाम याद रखें, मोस्ट इम्पोर्टेंट डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट बीमारी हम डिस्कस करने वाले हैं विषाणु से जनित मीसल्स यानी खसरा। अभी जितनी बीमारियां सब स्किन से ही संबंधित हम देख रहे हैं जरा। मीसल्स यानी कि जिसको हिंदी में कहते हैं खसरा। हाँ है ना भाई, खसरा में क्या होता है आपको पता होगा। खसरा की बीमारी भी वायरस से होती है। सबसे पहले क्या होता है, इस बीमारी के जो सिम्टम होते हैं ये भी हाईली कॉन्टेजियस होता है, बहुत तेजी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। और सबसे पहला खसरे का जो सिम्टम होता है, अंगुली के बीचों बीच में क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे दाने के जैसे, समझ पा रहे हो, स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है बहुत दाने के जैसे, और वहाँ पे बहुत ज्यादा इचिंग भी होती है, बहुत ज्यादा खजली होती है, समझ पा रहे हो। अगर एक क्लास में किसी बच्चे को खसरा हो गया, बाकी उसके जो दोस्त होंगे उनको भी होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है, यहाँ तक कि पूरी क्लास में भी लोगों को हो सकता है खसरा। तो काफी तेजी से फैलता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क से। तो समझ पा रहे हैं कि नहीं, हाथ मिलाने से, समझ पा रहे हो। तो ये चीज है, आप इसको जान लेंगे। इट इज द मोस्टली सीरियस डिजीज ऑफ चिल्ड्रन, ध्यान देना, मोस्टली सीरियस, बहुत सीरियस डिजीज होता है, मतलब बच्चों में ज्यादा देखा जाता है। इसकी अगर सामान्य जानकारी की बात करें तो ऐसा कहा जाता है, इट इज दी मोस्टली सीरियस, ध्यान से देखना, मोस्टली सीरियस डिजीज, डिजीज ऑफ चिल्ड्रन। हाँ है ना, मतलब कि अधिकतर ये बच्चों में देखा जाता है, मोस्टली सीरियस डिजीज ऑफ चिल्ड्रन। समझ पा रहे हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला पॉइंट जानते रहेंगे। और हाईली कम्युनिकेबल होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हाईली कॉन्टेजियस भी बोल सकते हैं इसको। चिल्ड्रन, बच्चों में ज्यादा देखा जाता है ये बीमारी ना। और अधिकतर बात करें किस साल के बच्चों में, 3 से 5 ईयर ओल्ड, हाँ या ना, लगभग 3 से 5 साल के बच्चों में ज्यादा देखा जाता है ये बीमारी। आगे हम बात करते हैं, इट इज द काज्ड बाई, हाँ या ना, काज्ड बाई 21 वायरस से होता है, तो रूबेला वायरस इसका नाम है, लिख लेंगे, इट इज द काज्ड बाई रूबेला वायरस। हाँ या ना, बीमारी किससे होती है, रूबेला वायरस से होती है, जो कि काफी खतरनाक बीमारी, जिसको हम क्या कर रहे हैं, मीसल्स यानी कि खसरा की बीमारी बोलते हैं, रूबेला वायरस होता है। इसके अलावा इसमें सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, यानी कि लक्षण, लक्षण की बात करें तो इसमें भी क्या होगा, फीवर आएगा ना। सिम्टम की बात करें इसमें भी फीवर होगा। इसके साथ क्या हो सकता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द नाजल म्यूकस मेम्ब्रेन, इसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है ना, इन्फ्लामेशन ऑफ द नजल म्यूकस मेम्ब्रेन, है ना, मेम्ब्रेन, यानी कि जो नजल म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जो नाक के अंदर की परत होती है, इसमें जो म्यूकस बनता है, वहां पर क्या होता है, समझ पा रहे हो, कड़ापन हो जाता है, यानी कि वहां पर इन्फ्लामेशन हो जाता है, स्वेलिंग, कड़ापन हो जाता है, कुल मिलाकर नजल म्यूकस मेम्ब्रेन में जो होता है कड़ापन पर हो जाता है ना। स्मॉल रेड स्पॉट निकल जाते हैं, जिससे अंगुली के बीचों बीच या चेहरे पर निकल सकता है, कुल मिला के बोल सकते हैं स्मॉल रेड स्पॉट, spot appears on the skin, यानी कि त्वचा पर क्या होता है, इस तरीके से बहुत छोटा छोटा, समझ पा रहे हैं, रेडिश, रेड कलर का क्या होता है, डॉट डॉट, समझ पा रहे हैं, इस तरीके से अपीयर हो जाता है, स्पॉट जिसको बोलते हैं, इस तरीके से बहुत सारे स्पॉट जो होते हैं, धब्बे त्वचा पर अपीयर हो जाते हैं। हाँ यार, ये किसमें होता है, खसरा में होता है, जिसको मीसल्स बोलते हैं। हाँ या ना, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें
इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ध्यान से देखना, इसका जो आईपी होता है यानी कि इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है ये कितने दिन का होता है, तो ये 10 दिन के आसपास होता है। इसको ठीक होने में कितना टाइम लगता है, 10 डेज लगता है ना। इंक्यूबेशन पीरियड 10 डेज का होता है, 10 दिन का होता है, जानते रहेंगे आप। इसके अलावा इसमें खासियत क्या है, ध्यान से देखना। इसके अलावा इस बीमारी का जो इन्फेक्शन होता है, ध्यान से देखना, इस बीमारी का जो इन्फेक्शन होता है, जो संक्रमण होता है, वो ड्रॉपलेट का इन्फेक्शन होता है, ड्रॉपलेट टाइप है ना। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन इसको हम बोलते हैं। ड्रॉपलेट टाइप ऑफ इन्फेक्शन का मतलब आपको पता होगा, आप इससे ना रूबरू होंगे। जैसे एक बार जब हम छींकते हैं तो एक बार छींक में क्या होते हैं, लगभग लाखों प्रकार के वायरस बाहर निकलते हैं। और अगर जिसको सपोज करो खसरा है तो खसरे का वायरस भी छींक में निकल रहा होता है, तो ड्रॉपलेट बोलते हैं। एक बार छींकते हैं तो अक्सर बिंदुकण निकलते हैं ना, बिंदुकण हिंदी में बोलते हैं इसको। उसी में क्या होते हैं, बहुत सारे पैथोजन रहते हैं, वहां पर वायरस भी रहता है, जिससे अगला व्यक्ति अगर उसके पास आएगा तो वो भी खींच लेगा उस वायरस को, जो छींका रहेगा उसके भी पास जाएंगे, उसमें भी सांस लेगा, तो वो सांस लेगा तो उसके अंदर भी वायरस जा सकता है, अरे हाँ या ना, आसानी से जाएगा, तो उसको भी खसरे की बीमारी हो जाएगी। जो भी बीमारी होगा पैथोजन आसानी से ट्रांसफर हो सकता है। समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इस तरीके से ये कैसा इन्फेक्शन है, एक प्रकार का ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। फिर से एक बार देखेंगे हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये क्या है, मोस्टली सीरियस बीमारी है जो कि बच्चों में देखी जाती है, 3 से 5 साल के बच्चों में अधिकतर होता है बीमारी। इट इज द कास्ड बाय रूबेला वायरस। समझ पा रहे हैं, रूबेला वायरस से होता है। इसके अलावा इसके लक्षण क्या होते हैं, इसमें बुखार आता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ नजल म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी कि जो नाकों के अंदर की परत है, नजल म्यूकस मेम्ब्रेन जिसको बोल रहे हैं, उसमें क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, कड़ापन हो जाता है। समझ पा रहे, थोड़ा थोड़ा दर्द करता है। कुछ समय पश्चात क्या होता है, जो स्किन पर, त्वचा पर रेड स्पॉट यानी कि रेड धब्बे लाल कलर के इस तरीके से दिखाई दे रहे होते हैं। समझ पा रहे हैं, उसी को हम खसरा की बीमारी कहते हैं। और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है यानी कि आईपी जिसको बोलते हैं, वो कितना दिन का होता है, 10 दिन का, यानी कि इसको ठीक होने में 10 डेज का टाइम लगता है। इसके अलावा ये जो इन्फेक्शन होता है, ये किस प्रकार का इन्फेक्शन है, ड्रॉपलेट टाइप का इन्फेक्शन है। कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा मीजल्स के बारे में, खसरा के बारे में। हमने जाना क्या, हमने जाना किस तरीके से स्मॉल पॉक्स कैसे होता है। स्मॉल पॉक्स के अलावा हमने जाना चिकन पॉक्स क्या है, हमने मीसल्स के बारे में जाना, खसरा कैसे होता है। तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा, यानी कि ये कैसा इन्फेक्शन है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, आप इसको भी जानेंगे। अभी तक हमने जो तीनों बीमारियां समझा, यानी कि स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स एंड मीसल्स, समझ पा रहे हैं। सभी बीमारी में कॉमन चीज है, स्किन पर क्या हो रहा है, कुछ न कुछ अपीयर हो रहा है। चेचक में क्या हो रहा है, स्किन में बड़े टाइप के स्पॉट बन रहे हैं, हाँ या ना, बड़े टाइप के स्पॉट बन रहे हैं, जिसको रस बोला जा रहा है। उसमें क्लियर फ्लूइड भर जा रहा है, जिससे वो टिश्यू पार्ट को डैमेज कर जा रहा है। अगर स्किन पर निकला है, चेहरे पर है, तो चेहरे के अंदर तक क्या होगा, वो टिश्यू पार्ट को डैमेज करेगा। तो सबसे खतरनाक कौन सा है, स्मॉल पॉक्स है, जिसको चेचक बोल रहे हैं। उसके बाद जो बीमारी है जिसको हम चिकन पॉक्स बोल रहे हैं, उसमें भी स्पॉट रिलीज हो रहे हैं, उसमें भी रस टाइप का स्ट्रक्चर हो रहा है, लेकिन वो जो दाना जो बनेगा प्रॉपर, वो टिश्यू पार्ट को डैमेज नहीं करेगा, हाँ या ना। ठीक होने में, समझ पा रहे हैं, आसानी से ठीक भी हो जाता है, वो चीज जानते रहेंगे। वायरस का नाम उसमें अलग है, उसमें वरेला वायरस और उसमें वर्सेला जोस्टर वायरस चिकन पॉक्स की बीमारी में। और अगली बीमारी जो अभी हमने पढ़ा, जिसको हमने बोला मीसल्स यानी खसरा, जो कि रूबेला वायरस से हो रहा था, और उसमें क्या हुआ, खसरे में उसमें भी रेड टाइप के स्पॉट रिलीज हुए। मतलब तीनों बीमारी में देख पा रहे हैं स्पॉट रिलीज हुए, तीनों बीमारी में सिम्टम भी कहीं ना कहीं सेम सिम्टम है। लेकिन खसरे में क्या है, नजल म्यूकस मेम्ब्रेन में क्या होगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, यानी नाक के ऊपर क्या हो जाएगा, कड़ापन हो जाता है। समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं। इसके अलावा इसमें क्या होता है भाई, सबका इंक्यूबेशन पीरियड भी हमने बताया अलग अलग है, तीनों में कोई दिक्कत नहीं। और तीनों को पढ़ना है, हमको समझना है। तो आई होप आपको ये तीनों बीमारी अच्छे से समझ में आई होंगी।
नेक्स्ट बीमारी हम बात कर लेते हैं अपना, इसी लेक्चर में हम उसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट बीमारी यानी कि बात करने वाले हैं हम रेबीज के बारे में, यानी कि जिसको हाइड्रोफोबिया बोला जाता है। अगला बीमारी हम डियर स्टूडेंट पढ़ेंगे रेबीज। रेबीज जिसको हम और किस नाम से जानते हैं, हाइड्रोफोबिया, है ना, इसको हम हाइड्रोफोबिया के भी नाम से जानते हैं। तो भाई यहाँ पर एक टर्म क्लियर है, रेबीज और हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब, हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिया मतलब डर लगना, है ना, फोबिया है उस किसी चीज से डर लगना, उस टर्म को हम फोबिया टर्म यूज करते हैं। तो भाई इसमें क्या होता है, वाटर से डर लगता है व्यक्ति को, पानी से डर लगता है। अब भाई पानी से डर क्यों लगता है, क्योंकि इस बीमारी में, भाई इस बीमारी में जो होता है व्यक्ति पानी से बहुत तेजी से डरता है। मतलब उसको लगता है कि समझ में, जैसे कुत्ता जब पागल हो जाता है, कुत्ता पागल होने के बाद पानी से बहुत तेज डरता है, उसी तरीके से व्यक्ति बिहेव करने लगता है। तो जो पर्सन होता है वो भी बिहेव करने लगता है कुत्ते के जैसा, उसको भी पानी से बहुत डर लगता है। समझ पा रहे हैं, इसी वजह से को हाइड्रोफोबिया कहते हैं। और जैसे कुत्ता जो होता है, जो पागल हो जाता है, जब वो भूखता है जिस तरीके से, समझ पा रहे हैं, उस तरीके से सेम बिहेव कौन करता है, पर्सन कर रहा होता है जिसको बीमारी हो जाती है, जिसको हाइड्रोफोबिया यानी कि रेबीज की बीमारी हो जाती है। ध्यान से देखना, आखिर भाई रेबीज की बीमारी होती कैसे है, किसके द्वारा होती है, तो एकदम सिंपल है। जितने भी, ध्यान देना, जितने भी कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी मांसाहारी जीव होते हैं, अधिकतर जो जीभ से पानी पीते हैं, समझ पा रहे हैं, जिनके मांसाहारी होते हैं अधिकतर वो जीभ से ही पानी पीते हैं, आपको पता होगा। तो उनके लार में, ध्यान देना, उनके लार में एक वायरस पाया जाता है जिसका नाम है रेबीज वायरस। ध्यान से देखना, जितने भी मांसाहारी प्राणी होते हैं जो जीभ से पानी पीते हैं, उनके लार में, उनके सलाइवा में एक वायरस पाया जाता है जिसका नाम रेबीज वायरस है। ये रेबीज वायरस क्या होता है, जैसे ही वो कोई मांसाहारी जीव जब पागल हो जाता है, पागल होने के बाद सपोज करो कुत्ता लेते हैं मोस्टली हम, जैसे कुत्ता जब पागल हो गया, पागल होने के बाद क्या करता है, जब व्यक्ति को काटता है, समझ पा रहे हो, काटने के बाद वो रेबीज वायरस उस व्यक्ति के अंदर छोड़ देता है। अब वो वायरस क्या होता है, जब उस व्यक्ति के अंदर, उस पर्सन के अंदर जाएगा, तो जाहिर सी बात है वो भी क्या करेगा, जैसे कुत्ते में सिम्टम नजर आ रहे हैं वही सिम्टम उस व्यक्ति के अंदर नजर आएंगे। इसमें खासियत क्या होती है इस बीमारी में, जो कुत्ता काटता है पहली बार किसी पर्सन को, कुत्ता काफी कम समय तक जिंदा रहता है। मोस्टली अगर बात करें मैक्सिमम 10 से 12 दिन के आसपास, और भी दिन तक जिंदा रह सकता है, लेकिन एक एवरेज टाइम ले तो 15 दिन के एबव, 15 दिन के आसपास ही ले सकते हैं। उसके अंतराल वो कुत्ता मर जाता है काटने के बाद। ध्यान देना, जो पागल कुत्ता होता है। और नॉर्मली जो कुत्ते सामान्य होते हैं वो भाई नहीं डेथ करते हैं, इसको जानते रहना। तो भाई ऐसा कहा भी जाता है, आपको काटा भी होगा बचपन में, कभी कुत्ता काटा होगा, कभी छोटी बिल्ली वगैरह काटी होगी अगर आपको, तो आप जरूर वैक्सीन लगवाए होंगे, रेबीज का वैक्सीन। आप जागरूक भी होंगे, जरूरी भी है भाई, बहुत जरूरी है। सोचो इतनी खतरनाक बीमारी छोटी सी लापरवाही की वजह से हो सकती है हमें, समझ पा रहे हो। कुछ लोग वैक्सीन नहीं लगवाते, उनको भी भाई लगवाना चाहिए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्रोवाइड की जाती है। तो सिंपल सी बात है, इसमें होता क्यों है, बीमारी होती कैसे है। तो आई होप आपको कुछ आइडिया लगा होगा इस बीमारी के बारे में, रेबीज जो कि काफी खतरनाक बीमारी है, इसके बारे में बहुत सारा कुछ बोल सकते हैं पहली बार। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इस बीमारी में ये चीज, ये समस्या होएगी। थोड़ा सा इस बीमारी में चीजों को नोट कर लिया जाए, चीजें क्या है उसको हम लिख करके समझ लें, हाँ है ना। तो समझते हैं डियर स्टूडेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस बीमारी में हम बात करते हैं ये बीमारी होती कैसे है। ध्यान से देखना, जो बीमारी रेबीज की है आखिर होती कैसे है, किसके द्वारा होती है। इट इज द कास्ड बाई, आपको पता भी चल गया हो इसमें, इट इज द कास्ड बाई रेबीज, रेबीज वायरस, हाँ या ना। अभी हमने बताया ये रेबीज वायरस से हो रहा होता है, समझ पा रहे हैं। इट इज कास्ड बाय रेबीज वायरस, और कह सकते हैं दिस वायरस
enters the human body, हाँ है ना, कह सकते हैं। यानी कि ये जो वायरस है, दिस वायरस enters the ह्यूमन बॉडी, और ह्यूमन बॉडी में इंटर किसके थ्रू करेगा, इसको भी लिख लें तो सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड, हाँ है ना भाई। किससे इन्फेक्ट करेगा, कैसे इंटर करेगा, तो कह सकते हैं बाय द सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड रेबिया, है ना। रेबिया का मतलब वही जो कुत्ता काटा है, जो पागल हो चुका है ना, उसको रेबिया बोलते हैं। इन्फेक्टेड है वो भी, समझ पा रहे हैं, उसके अंदर भी रेबीज वायरस का इन्फेक्शन हो गया है, तो उसको बोलते हैं इन्फेक्टेड रेबिया, उसके लिए टर्म यूज करते हैं। तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात बिल्कुल नहीं हो चाहिए। इन्फेक्टेड रेबिया एनिमल जनरली बाय द बाइट ऑफ ए डॉग, है ना। इन्फेक्टेड यानी रेबिया एनिमल, अभी हमने वही चीज बताया। जनरली अगर बात करें सामान्य रूप से, जनरली बाय द, समझ पा रहे हो, बाइट द डॉग बोल सकते हैं, बाइट ऑफ ए डॉग। सामान्य रूप से बात करें तो कुत्ते के बाइट करने से, कुत्ते के काटने से ये वायरस आसानी से क्या होते हैं, व्यक्ति के अंदर पहुंच सकते हैं, व्यक्ति के ब्लड में आसानी से पहुंच जाते हैं, जिससे ये बीमारी उत्पन्न होती है। क्या क्या होता है, क्या लक्षण होता है, कैसे होता है, जरा इसको भी समझें। तो इसमें सिम्टम क्या क्या होते हैं, ध्यान देना। इसमें अगर हम बात करें सिम्टम्स की, इसके लक्षण की अगर हम बात कर रहे हैं, ध्यान से देख लो, तो क्या होगा, फियर ऑफ वाटर, हमने चीजों को समझा दिया है, बता दिया है। क्या होता है, फियर ऑफ, भाई डर लगता है, फियर, फियर ऑफ वाटर, पानी से डर लगना, है ना, फियर ऑफ वाटर पहला बात। दूसरा बात क्या है, जिसको हम हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं, लिख लेना, फियर ऑफ वाटर कॉल्ड हाइड्रोफोबिया, है ना। फियर ऑफ वाटर यानी कोष्टक में हाइड्रोफोबिया बना लेना। इसके अलावा इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ध्यान से देखना, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है ये 1 से 3 महीने का होता है, ध्यान देना, 1 से 3 महीने का, 1 to 3 मंथ के आसपास का। सोचो आपको कोई पागल कुत्ता काट लिया, आपको पता नहीं चला कि वो पागल कुत्ता है, और आपने क्या किया, आपने वैक्सीन नहीं लगवाया, आपने लापरवाही कर दी। अब वैक्सीन अगर नहीं लगवाया हो तो क्या होगा, अगर सपोज करो कुत्ता पागल था, वो कुत्ता आपको बाइट किया है और आपने वैक्सीन नहीं लगवाया टाइम पर, आपको लगा कि कुत्ता पागल नहीं है, हमको कुछ नहीं होगा। अब सपोज करो कुत्ता पागल था एक्चुअल में, लेकिन आपने वैक्सीन नहीं लगवाया, तो क्या होगा, पहली बात ध्यान देना, 3 से 4 महीना हो सकता है, 5 महीना हो सकता है, यहाँ तक साल भी हो सकता है। समझ पा रहे हो, जिस समय उस वायरस का इन्फेक्शन आपकी बॉडी में डोमिनेंट होगा, समझ पा रहे हो, जिस समय उस वायरस का इन्फेक्शन प्रभावी होगा, उस समय आपको बुखार आएगा, आपको मतलब कि ऐसा लगेगा कि आप अपने खुद के ऊपर कंट्रोल खो देंगे, ध्यान देना, मतलब कि खुद के ऊपर कंट्रोल करना खो देंगे, आपको एकदम कुत्ते की तरह बिहेव करने लगेंगे, धीरे धीरे आपको पानी से डरने लगेगा, फियर ऑफ वाटर, हाइड्रोफोबिया का सिम्टम नजर आएगा। अब वहीं पे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमने वहां पर लापरवाही किया, जो वैक्सीन नहीं लगवाया, जो जिसकी वजह से आज हमको ये सिम्टम से भुगतना पड़ रहा है। अब इस बहुत सारा भाई सिम्टम, इसके अलावा कुत्ते की तरह भूखना, बहुत सारा चीज शामिल है, और भाई इसमें बहुत गंभीर बीमारी है। बीमारी की बात करें तो इसका भी इलाज नहीं है, ऐसा कह सकते हैं, इस बीमारी का भी आज तक इलाज नहीं संभव है। समझ पा रहे हैं, सोचो कितनी खतरनाक बीमारी अपने आप में हो सकती है। जैसे एड्स है, कैंसर है, उसका प्रॉपर इलाज नहीं, तो इसका भी इलाज बिल्कुल नहीं है। इसका इलाज एक ही तौर पर है, जब भी आपको काटे तो आपको क्या करना है, वैक्सीन लगवाना है पहली बार, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल होता है। समझ पा रहे हो, तो ये चीज आपको करना होगा। नहीं तो बाद में अगर वैक्सीन सोच रहे हो कि अगर जिसको अगर सपोज करो सीवियर इन्फेक्शन हो गया
उस समय वैक्सीन लगवा के ठीक कर दें, तो ऐसा नहीं होगा भाई। पहली बात आपको पता भी होगा, जब कोई काटता है तो 24 घंटे का अंतराल वैक्सीन लगवाना मस्ट होता है। समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत परेशानी वाली बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बात करते हैं इसके सिम्टम के बारे में। बात कर रहे थे, हमने जाना कि ये चीज को समझाने के लिए अभी हमने आपको एग्जाम्पल लेकर के बताया, तो आप आई होप इससे क्यों रिलेट कर पा रहे हैं। तो इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 3 महीना और लिखे हैं हम, जो इससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, वेरी करा होता है। ध्यान देना, वेरी करा होता है कि आपके अंदर वायरस कब डोमिनेंट होता है, कब किस समय वो वायरस आपके अंदर प्रभावी होगा, है ना। तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आपको। आगे हम बात कर लेते हैं इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो कि आपको हमने समझाया है, तो आप उसको नोट भी कर लेंगे। इसमें होता क्या है, रैपिड, ध्यान देना डियर स्टूडेंट, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, रैपिड डॉग शुड बी, ध्यान देना, रैपिड वही चीज, रैपिड डॉग शुड बी किल्ड, है ना। अचानक कुत्ता मर जाता है, ध्यान देना, रैपिड डॉग शुड बी, यहाँ पे लिख सकते हैं अचानक के लिए इमीडिएटली, इमीडिएटली, है ना, इमीडिएटली किल्ड, अचानक कुत्ता मर गया। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर कुत्ता मर गया तो दिक्कत बढ़ गई। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें लक्षण भी, रैपिड शुड बी इमीडिएटली, रैपिड शुड बी, डॉग जो होता है रैपिड डॉग शुड बी इमीडिएटली किल्ड। समझ पा रहे हैं? अगर 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 अचानक कुत्ता मर गया तो जान जाओ कि कुत्ते के अंदर रेबीज का वायरस था। अगर जो कुत्ता काटा है आपको, तभी इसमें होता क्या है, जिसको ये कुत्ता काटता है, समझ पा रहे हो, कुत्ते को कई दिनों तक नजर उस पर रखते हैं, ताकि देखें कि भाई कुत्ता जिंदा है, मरा तो नहीं। अगर मर गया कुत्ता तो खतरा बढ़ गया है, समझ लो। समझ पा रहे हो? तो अगर वैक्सीन लगवा लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं होगी, और नहीं लगवाएंगे तो वहां पर दिक्कत होगी। तो ये चीज आप जानते रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। समझ पा रहे हैं? तो रैपिड डॉग वही चीज बताया जा रहा है, रैपिड डॉग शुड बी किल्ड। तो ये चीज, हाँ या ना, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा थोड़ा सा इसमें बात कर लें इसके ट्रीटमेंट की। आपको पता भी चल गया होगा, इसका ट्रीटमेंट हमने बताया कि अवेलेबल नहीं है, एक ही ट्रीटमेंट है जो कि वैक्सीन लगवाना। अगर आप वैक्सीन टाइम पर लगवा लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ पा रहे हो? इसके अगर हम ट्रीटमेंट्स की बात करें भाई, तो इसका ट्रीटमेंट किस रूप से किया जाता है, वैक्सीनेशन के रूप में किया जाता है ना, यानी कि वैक्सीन लगवा करके वैक्सीनेशन के प्रोसेस के दौरान कर रहे होते हैं, बिल्कुल। और एक चीज, इसके वैक्सीन की डिस्कवरी करने वाले वैज्ञानिक कौन है, तो दिस वैक्सीन, यानी कि दिस वैक्सीन डिस्कवर्ड बाई, ध्यान से देखना, दिस वैक्सीन डिस्कवर्ड बाई लुई पास्चर, ही वाज द ग्रेट साइंटिस्ट। लुई पास्चर साहब ने वैक्सीन की खोज की है। सोचो कितना ज्यादा जरूरी वैक्सीन था। इनका नाम लिखेंगे लुई पास्चर, हाँ है ना, लुई पास्चर साहब जो हैं, इन्होंने क्या किया, लुई पास्चर, इन्होंने रेबीज वैक्सीन की खोज की है। ध्यान से देखना, यानी कि रेबीज वैक्सीन की खोज किसने की, लुई पास्चर साहब। सोचो कितना बड़ा काम करके चल गए लुई पास्चर हमारे लिए। सोचो वैक्सीन अगर नहीं खोजो तो कितनी बड़ी दिक्कत होती। तो आई होप आपको रेबीज के बारे में चीजें समझ में आई होंगी। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। हमने बताया कि पहला पॉइंट, इट इज द काज्ड बाय रेबीज वायरस। आपको पता चल गया होगा यह बीमारी किस वायरस से होती है, रेबीज वायरस से होती है। इसके अलावा दिस वायरस एंटर्स द ह्यूमन बॉडी, ये विषाणु जो होता है मानव के अंदर इंटर करता है, मानव शरीर के अंदर, समझ पा रहे हो, अंदर स्थानांतरित होता है। किसके द्वारा, बाय द बाइट द इन्फेक्टेड रेबिया एनिमल एंड बाइट द डॉग। कोई भी इन्फेक्टेड डॉग जब ह्यूमन को बाइट करता है तो उसके लार में उपस्थित रेबीज वायरस उसके ब्लड में चले जाते हैं, उसके खून में चले जाते हैं, जिससे
आसानी से रेबीज वायरस जो होता है इन्फेक्शन कर रहा होता है, आसानी से पहुंच जाता है, जिससे समझ पा रहे हो, आगे दिक्कत कर सकता है अगर कुत्ता पागल होगा तब। एक चीज और ये भी, इसका लक्षण जो है समझ पा रहे, फियर ऑफ वाटर मेन लक्षण है, इसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 3 महीने का होता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसमें क्या होता है, इस बीमारी में जो कुत्ता काटा रहेगा वो समझ पा रहा है तुरंत मर जाएगा, कुछ ही दिनों का मेहमान यानी कि बोल सकते हैं, तुरंत कुत्ता कुछ दिन बाद मर जाएगा। अगर कुत्ता मर गया तो समझ लो कि कुत्ता वो पागल था। ये चीज ऐसे देखते हैं, जान के हम पहचान लेते हैं। इसका ट्रीटमेंट जो होता है समझदार उपचार यानी कि, तो इसका इलाज वैक्सीनेशन से किया जाता है, उपचार वैक्सीनेशन से किया जाता है। और इसके वैक्सीन की खोज करने वाला जो वैज्ञानिक है, नाम याद रखे रहना, लुई पास्चर साहब ने इसके वैक्सीन की खोज की है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा रेबीज के बारे में, यानी कि हाइड्रोफोबिया की बीमारी के बारे में। हाँ है ना, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सोचो इतनी खतरनाक बीमारी, ये सब भाई पढ़ना और जानना भी अपने आप में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सब पढ़ने में आप थोड़ा इंटरेस्ट लिया करिए भाई, बहुत जरूरी चीज है। क्योंकि आप मानव स्वास्थ्य एवं रोग, अपने खुद को आप हेल्थी बना रहे हैं। सोचो कितना जरूरी ये चीज पढ़ना और डिस्कस करना हमारे लिए है। तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बीमारी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट बीमारी जो हमको पढ़ना है वो किसके बारे में है, गलसुआ यानी कि मम्स जिसको कहते हैं। जान लेते हैं अगली बीमारी के बारे में, यानी कि अगला बीमारी जो पढ़ना है वो कौन सा है, मम्स। हाँ है ना, मम्स की बीमारी। मम्स यानी कि जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गलसुआ। हाँ है ना, ये भी आपको बचपन में हुआ होगा। गलसुआ नॉर्मल बीमारी है, ये सब सामान्य बीमारी है। एक गलसुआ में क्या होता है, जो पैरोटिड ग्लैंड होती है, ध्यान से देखना, जो पैरोटिड ग्लैंड होती है, आपको पता है अपने सलाइवरी ग्लैंड आपके अंदर 3 जोड़ी पाई जाती है। हाँ है ना, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी और सबलिंगुअल, ये ऊपर की तरफ कान के नीचे यहाँ पे जो ग्लैंड पाई जाती है, यानी कि जिसको पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं। यही क्या कर जाती है, इन्फ्लामेट कर जाती है। पैरोटिड ग्लैंड जो सूज जाती है, पैरोटिड ग्लैंड में सूजन हो जाता है, जिससे यहाँ पर पीछे की तरफ जो होता है, यहाँ पर इस वाले रीजन में ये थोड़ा सा फूल जाता है, स्वेलिंग कर जाता है, समझ पा रहे हो, काफी बड़ा हो जाता है, काफी बड़ा दिखाई देता है, स्वेलिंग कर जाता है, समझ पा रहे हो। जिसको हम बचपन में बोलते थे गुड़ चुराए हो, हाँ भाई, उसको भाई क्या हो जाता था, समझ पा रहे हो, पैरोटिड ग्लैंड फूल जाता था, स्वेलिंग हो जाती थी वहां पर, यानी कि इसको मम्स की बीमारी, जिसको कहते हैं गलसुआ, कहते थे गलसुआ हो गया ना भाई, गलसुआ की बीमारी वो होता है। सोचो वो भी खतरनाक अपने आप में, समझ पा रहे हो। तो जो गलसुआ की बीमारी होती है ये भी विषाणु से होती है, सोचो ये भी वायरल डिजीज है, समझ पा रहे हैं। तो देखते हैं इसमें होता क्या है। पहली बार इसको एक नाम और देते हैं, इसको बोलते हैं इन्फेक्शन ना, इन्फेक्शन है इन्फेक्शन पैरोटिड ग्लैंड का है ना, इसको बोलते हैं पेरिटाइटिस बोलते हैं। इन्फेक्शन आप लिख सकते हैं, इन्फेक्शन पेरियोटाइटिस, हाँ है ना, पैरोटाइटिस, हाँ, इन्फेक्शन ऑफ पैरोटाइटिस, पैरोटाइटिस, इन्फेक्शन ऑफ पैरोटाइटिस। पैरोटाइटिस मतलब यहाँ पर इन्फेक्शन किसका हुआ है, पैरोटिड ग्लैंड का। इन्फ्लामेशन इन पैरोटिड, इसका मतलब क्या है, ध्यान देना, इन्फ्लामेशन इन पैरोटिड, हाँ है ना, इन्फ्लामेशन इन पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड में, पैरोटिड ग्रंथि में क्या होएगा, इन्फ्लामेशन हो जाता है, समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। पैरोटिड ग्लैंड में क्या होगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा इस बीमारी में। किससे होता है, कैसे होता है, क्या होता है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं ना। तो इसके बारे में हम जनरल चीजें, सामान्य सी बातें हम पढ़ लें, जैसा कि हम सभी बीमारी में पढ़ते चले आ रहे हैं। तो हम देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट नंबर फर्स्ट,
acute communicable disease. It is the acute communicable disease generally found in children यानी कि बच्चों में मुख्य रूप से देखा जाता है. कह सकते हैं it is the acute it is the acute हाँ है ना acute communicable disease है ना. It is the acute communicable disease found in है ना generally found in बोल सकते हैं generally found in children है ना. मुख्य रूप से या एक्यूट होता है अचानक से होने वाली बीमारी है और जनरली मुख्य रूप से किसमें होता है बच्चों में बीमारी देखी जाती है. तो वही चीज और ये किसके कारण होती है. इट इज द काज्ड बाय ध्यान देना इट इज द काज्ड बाय पैरामिक्सोवायरस. वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामिक्सोवायरस से होता है ये बीमारी. इट इज द काज्ड बाय पैरामिक्सोवायरस लिख लेंगे पैरामिक्सोवायरस से बीमारी होती है. मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके सिम्टम क्या क्या होते हैं इसके लक्षण क्या क्या होते हैं. अगर हम बात करें इसके सिम्टम्स की पहला जो सिम्टम निकल के आता है वही चीज हमने बताया इनलार्जमेंट ऑफ यानी कि इन्फ्लामेशन कुल मिला के बात हो रही है. इनलार्जमेंट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड समझ पा रहे हैं. पैरोटिड ग्लैंड क्या हो जाती है फूल करके सूज करके इन्फ्लामेट करके बड़ी हो जाती है इनलार्ज कर जाती है. वही चीज बताया जा रहा है कि इनलार्जमेंट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड यानी कि पैरोटिड ग्लैंड क्या कर जाएगी इनलार्ज कर जाएगी बड़ी हो जाएगी. इसके अलावा ये जो इन्फेक्शन होता है इसका जो संक्रमण होता है वो किस टाइप का होता है तो बात कह सकते हैं इसमें इसका जो संक्रमण होता है ये भी एक प्रकार क्या है ड्रॉपलेट है ना. ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के जरिए क्या होता है फैलता है. इसको कह सकते हैं इट इज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन. ये भी क्या होता है एक प्रकार का ड्रॉपलेट इन्फेक्शन यानी कि बिंदु कणों के रूप में क्या होता है फैल रहा होता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन यानी कि वन चिल्ड्रन टू अनदर चिल्ड्रन बोल सकते हैं. एक बच्चे से दूसरे बच्चों में पहुंच जाता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के माध्यम से इसका वायरस जिसका नाम है पैरामिक्सो वायरस है ना. कोई दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. समझ पा रहे हो कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं. आगे नेक्स्ट बात करते हैं इसका इंक्यूबेशन पीरियड की बात कर ले थोड़ा सा यानी कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड आईपी कितना दिन लगता है इसको ठीक होने में. तो बात करें इसके इंक्यूबेशन पीरियड की 12 से 26 दिन लग जाते हैं इसमें 12 to 26 डेज का टाइम लगता है. 12 से 26 दिन का टाइम लग रहा होता है इस बीमारी को ठीक होने में जिसको मम्स बोला जाता है जिसको गलसुआ बोला जाता है. इन्फेक्शन ऑफ पैरोटाइटिस का मतलब पैरोटिड ग्लैंड में इन्फेक्शन हो गया है. पैरोटिड ग्लैंड में क्या हो गया है इन्फ्लामेशन हो गया है. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा डियर स्टूडेंट. कोई दिक्कत वाली बात अरे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. आपको समझ पा रहे हैं कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं. बात कर लेते हैं थोड़ा इसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं. अभी हमने क्या बताया समझ पा रहे हैं. हमने ये बताया कि मम्स की बीमारी जिसको गलसुआ बोल रहे हैं इसमें क्या होता है कि इन्फेक्शन ऑफ पैरोटाइटिस जिसको बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड में इन्फेक्शन हो जाता है जिससे इन्फ्लामेट कर जाती है पैरोटिड ग्लैंड बड़ी हो जाती है हाँ या ना. यह क्या होता है एक प्रकार का एक्यूट कम्युनिकेबल डिजीज होता है जनरली फाउंड इन द चिल्ड्रन यानी कि मुख्य रूप से बच्चों में देखा जाता है. अचानक से होने वाली बीमारी है किसके कारण होता है पैरामिक्सोवायरस के वजह से होता है बीमारी. इसके लक्षण जो होते हैं पैरोटिड ग्लैंड एनलार्जमेंट हो जाती है पैरोटिड ग्लैंड बड़ी हो जाती है. समझ पा रहे हैं ड्यू टू द इन्फ्लामेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड एंड ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ पैरामिक्सोवायरस है ना. कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं. आगे बात करते हैं एक प्रकार का ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है 12 से 26 दिन लगता है इसको ठीक होने में. समझ पा रहे हैं कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं. अगर कोई दुख दर्द कोई तकलीफ परेशानी है तो बता देना कमेंट करके. कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला जो बीमारी आपको पढ़ना है पोलियो के बारे में हम डिस्कस करते हैं. समझ पा रहे हैं इसमें आपको कोई दिक्कत
बिल्कुल नहीं। बात कर लें आज की बीमारी। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं पोलियो के बारे में। किसके बारे में पढ़ लेते हैं? नेक्स्ट बीमारी अपना क्या है? पोलियो। तो देखते हैं पोलियो की बीमारी कैसा होता है, किस तरीके से होता है। तो बात करते हैं पोलियो के बारे में। आपने सुना होगा पोलियो का नाम। एक समय ऐसा था जिससे लाखों लोग पोलियो के शिकार थे। सोचो कितनी खतरनाक बीमारी अपने आप में है। आज सोचो हमने पोलियो से निजात पा लिया। आज पोलियो के बहुत कम पेशेंट आपको दिखेंगे, एक दो पेशेंट, बहुत रेयर केस में दिख सकते हैं, बहुत कम मात्रा में। और पहले समझ पा रहे हो, इतनी गंभीर बीमारी थी जो कि बहुत सारे लोगों में थी ये बीमारी। ये बीमारी अपने आप में काफी दर्दनाक बीमारी, काफी खतरनाक बीमारी अपने आप में होती है। इसमें एक इस वायरस का जो इन्फेक्शन होता है, प्रॉपर बात करें तो एक प्रॉपर ऑर्गन्स पे हो जाता है। मतलब कि इसमें मसल्स जो होते हैं अकड़ हो जाते हैं, जो मांसपेशियां होती हैं वो अकड़ जाती हैं वायरस के संक्रमण के कारण। जब मांसपेशियां अगर अगर सपोज करो हाथ में अगर इस वाले हाथ में अगर इसका इन्फेक्शन हुआ वायरस का, तो इसकी जो मांसपेशियां होंगी अकड़ जाएंगी। अगर इसकी मांसपेशियां इस तरीके से अकड़ गई तो ये इस तरीके से इसी पोजीशन में समझ पा रहे हैं बना रहेगा, जिसको सही से फिर से इसको नॉर्मल पोजीशन में लाना बहुत दिक्कत होता था। बहुत मुश्किल इस बीमारी में होता है, खास करके पोलियो वाली बीमारी में। सोचो आज इससे हमने निजात पाया, यानी कि हमने पोलियो को हरा दिया एकदम से। वो किसके कारण, किसकी देन है? वैक्सीन की देन है। और वैक्सीन के लाने वाले कौन है? वैक्सीन को लाने वाले हमारे साइंटिस्ट लोग हैं। समझ पा रहे हैं, ही वाज द ग्रेट साइंटिस्ट। अभी हमने पढ़ा चेचक में, जो कि अपने आप में बहुत महान वैज्ञानिक, जिसका नाम क्या था भाई, जिसका नाम क्या था? एडवर्ड जेनर साहब, जो कि अपने आप महान है। इसके अलावा कुछ साइंटिस्ट और भी हैं, जैसे जिन्होंने एंटीबायोटिक्स की खोज की, अपने आप में बहुत ही बड़ी खोज थी ना। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब, कभी हम इनके बारे में बात करेंगे तो अपने आप में सब ग्रेट, ही वाज द ग्रेट पर्सन ऑन दिस प्लेनेट, बोल सकते हैं, और वन ऑन दिस प्लेनेट। ये महान व्यक्ति हैं अपने आप में हमारे लिए। मतलब इनके लिए जिनका कहे मतलब कोई शब्द नहीं है, जितना कहे उतना ही कम। हमारे लिए इतना बड़ा काम करके चले गए। समझ सकते हो आप इसको, फील कर सकते हो। अगर आज इन सब का वैक्सीन नहीं होता तो सोचो कितनी, आज हम लोग भी मतलब ये कल्पना नहीं कर सकते थे कि आज हम लोग यहाँ पर होते। आज ये साइंटिस्ट अगर ना आए होते, अगर वैक्सीन की खोज ना की होती, सोचो। हम ज्यादा समय नहीं लेते हैं, डिस्कस करते हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे इतना टाइम इसी में ले लेते हैं, बकवास कर लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं भाई देख लो, कुछ लोग वीडियो छोड़ के भी भाग जाते हैं ना, कहते हैं कि इतना लंबा लंबा वीडियो इतना समझ पा रहे हो। देखो पोलियो की बात कर लेते हैं। पोलियो को हम बोलते हैं पोलियो मेलाइटिस, ध्यान देना। इसको एक नाम और देते हैं, इसको बोलते हैं पोलियो मेलाइटिस। आइटिस, जहां पर भी आइटिस शब्द लग जाए उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन, है ना। उसका मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट? इन्फ्लामेशन होता है। कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं। इसका मतलब क्या होगा? इन्फ्लामेशन ना। इसके अलावा इस बीमारी की बात करें, ये बीमारी ज्यादातर जो होता है ये 35 से 40 साल के एज वाले व्यक्ति में ज्यादा देखा जाता है ना। इसमें क्या होता है कुल मिलाकर के, इसको बोलते हैं इन्फेंटाइल पैरालाइसिस, है ना। इसमें क्या हो जाता है? इन्फेंटाइल पैरालाइसिस की शिकायत हो जाती है। पैरालाइसिस, तो जो पैरालाइसिस मतलब इसको बोलते हैं लकवा मार देता है इन्फेंटाइल रूप से। कितनी दर्दनाक कंडीशन होती है। बात करते हैं इसमें कुछ पॉइंट की। तो पहला पॉइंट हम इसमें ले सकते हैं, पोलियो जो होता है मोस्ट प्रिवेंट इन द हॉट ड्राई वेदर कंडीशन में होती है। यानी पोलियो जो होता है मोस्ट प्रिवेंट इन द हॉट ड्राई वेदर में ये चीज देखा जाता है, मोस्ट प्रिवेंट करते हैं। तो पोलियो मोस्ट प्रिवेंट इन द हॉट ड्राई वेदर में हम इसको क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट कर सकते हैं पोलियो की बीमारी को।
अगला पॉइंट हम बात कर सकते हैं इसमें, ये बीमारी होता कैसे है। इट इज द कास्ड बाई, यह बीमारी किसके कारण किसके द्वारा होता है, तो कह सकते हैं पोलियो वायरस। इट इज द कास्ड बाई पोलियो वायरस, पोलियो विषाणु के कारण ना पोलियोमाइलाइटिस यानी पोलियो की बीमारी होती है। इसके अलावा ये वायरस जो होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम, तो जो ये क्या करता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र में क्या कर देता है, ये इन्फ्लामेशन कर देता है। सोचो इसका इन्फेक्शन कहाँ होता है, नर्वस सिस्टम में होता है, तंत्रिका तंत्र पर। एंड स्टिफनेस ऑफ द नेक, समझ पा रहे हैं हम। इसके अलावा क्या होगा, एंड स्टिफनेस ऑफ द नेक, गर्दन एकदम स्टिफनेस हो जाएगा, मसल्स मांसपेशी गर्दन की अकड़ जाएंगे। सोचो कितना खतरनाक होता होगा ये बीमारी। इसके अलावा ये जो होता है डिस्ट्रॉय द मोटर नर्व सेल, इस बीमारी में क्या होता है, कह सकते हैं इस बीमारी में डिस्ट्रॉय द मोटर नर्व सेल, यानी जो मोटर नर्व सेल होती हैं वो खत्म होने लगती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। सोचो अब मोटर नर्व सेल ही अगर डिस्ट्रॉय हो गई तो मसल्स कंट्रक्शन कैसे होगा, कितना बड़ा परेशानी हो सकता है। सोचो डिस्ट्रॉय द नर्व सेल डिस्ट्रॉय द मोटर नर्व सेल, है ना, मोटर नर्व सेल इन द स्पाइनल कार्ड, स्पाइनल कार्ड की जो मोटर नर्व सेल होती हैं वो क्या कर जाती हैं, डिस्ट्रॉय कर जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, समय पर समाप्त होने लगती हैं। तो ये बीमारी होता है। और एक चीज, बीमारी होता कैसे है, आपको जान के हैरानी होगी। ये बीमारी जो होता है, ये बीमारी जानते हो कैसे फैलता है, कंटामिनेटेड, ध्यान देना, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। देखो भाई सब कहानी निकल के आई किस पर, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। सोचो दूषित जल और दूषित भोजन करने से हमको पोलियो जैसी खतरनाक बीमारी हो सकती है। समझ रहे, पोलियो जैसी खतरनाक बीमारी यानी कि पोलियो वायरस इसमें खाने में भी शामिल हो सकता है, जिससे हमको इतनी खतरनाक बीमारी से गंभीर कर सकता है। सोचो ये पोलियो मोस्ट जो होता है सबसे ज्यादा देखा जाता है कहाँ पर, जहाँ पर हॉट ड्राई प्रिवेंट एरिया जहाँ पर होता है, जहाँ पर बहुत सारा गर्मी होता है, जहाँ पे बहुत सारा साफ सफाई नहीं होता है, कुल मिलाकर के जहाँ पे खाने को लोग ढकते नहीं, पानी दूषित पानी पी लेते हैं। सोचो ये बीमारी हो सकता है कितना खतरनाक, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से फैल रहा होता है। इस बीमारी में हमने बताया क्या होता है, एक बार फिर से देख लेना, पोलियो वायरस जिसको बोल रहे हैं कारण होता है। इसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द नर्व सेल इन्फ्लामेट कर जाती है, स्टिफनेस हो जाता है, गर्दन में स्टिफनेस हो जाएगा, गर्दन सोज नहीं होगा, इस तरीके से मोटर नर्व काम करना बंद कर देंगी, मोटर नर्व सेल काम करना बंद देंगी, मोटर नर्व सेल डिस्ट्रॉय होने लगेंगे, किसके भाई, बैकबोन के, स्पाइनल कार्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी में जो मोटर नर्व सेल है वो क्या कर जाएंगे, वो खत्म होने लगेंगे, वो डिस्ट्रॉय होने लगेंगे। यहाँ पे लिखा गया है डिस्ट्रॉय द मोटर नर्व सेल इन द स्पाइनल कार्ड, यानी रीढ़ की हड्डी में जो मोटर नर्व सेल है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। अब भाई अगर नर्व सेल समाप्त होने लगेंगी तो क्या हो जाएगा, बहुत बड़ी दिक्कत हो, चलने फिरने में क्या होगी, बहुत परेशानी, बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। तो बीमारी होती कैसे है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, समझ पा रहे हैं। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखना। इस बीमारी में आपको पता है वैक्सीन दिया जाता है, कहते हैं 2 बूंद जिंदगी के लिए ना भाई। पोलियो प्रचार आता था, अमिताभ बच्चन साहब करते थे ना प्रचार,
तो कहते थे ना 2 बूंद जिंदगी के लिए, आपने पिया भी होगा बचपन में पोलियो, है ना? अगर नहीं पिया है तो ऐसा मत सोचो आपने नहीं पिया होगा, आपको वैक्सीन लगवाया गया होगा, बचपन में आपको वैक्सीन लगा होगा पोलियो का। हम लोग के समय में तो पोलियो पिलाया जाता था ना, 2 बूंद आके पिलाते थे, 2 बूंद जिंदगी के लिए। सोचो आज, सोचो वही। और पोलियो की वैक्सीन की अगर हम बात करें तो 2 प्रकार का इसका वैक्सीन भी होता है। इसकी वैक्सीन की खोज करने वाले वैज्ञानिक, आज द ग्रेट वैज्ञानिक की, जो कि हम बात करते ही करते हैं, फिर से हम बात कर भी लेते हैं एक बार ना। यहाँ पर पोलियो वैक्सीन की खोज करने वाले जो साहब हैं कौन कौन से हैं भाई, जरूरी है वैज्ञानिक का बात करना। 2 वैज्ञानिक हैं, क्योंकि 2 वैक्सीन है, एक ओरल वैक्सीन होती है, एक होती है इंट्रावेनस रूप से दी जाती है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के फॉर्म में एक वैक्सीन दी जाती है, और एक वैक्सीन ओरली दी जाती है। ओरल रूप से यानी कि जो हम लोग को बचपन में पिलाया गया था, आपको बता ऐसे पिलाते थे ना, ऐसे पिला के फिर उसी पे अंगुली पे ऐसे लगा देते थे मार्कर से। क्यों लगाते थे? ताकि मतलब निशान लगा रहे आप पोलियो पिए हैं। हम लोग को जब लगता था ना पोलियो, हम लोग पीते थे, ऐसे दिखाते थे, हाँ हम पी लिए पोलियो ना, मतलब बहुत अच्छा लगता था उस समय बचपन का। समझ पा रहे हो? देखो, तो इसमें 2 साइंटिस्ट आते हैं, एक है साल्क और एक साइंटिस्ट आपके हैं सैबिन, है ना? साल्क एंड सैबिन साहब ने पोलियो वैक्सीन की खोज की है। साल्क साहब ने जिस पोलियो वैक्सीन की खोज की, जिसको कहा जाता है आईपीवी, है ना? आईपीवी, आई फॉर इंट्रावेनस या इंट्रामस्कुलर पोलियो वैक्सीन बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं इंट्रामस्कुलर पोलियो वैक्सीन, यानी कि सुई वाला है, जिसको सुई में भर के लगाया जाता है, मतलब वेनस के, इंट्रावेनस या इंट्रामस्कुलर मसल्स में लगाया जाता है, सिंपल सी बात है। और सैबिन ने जो खोजा, इन्होंने ओपीवी बोल सकते हैं, ओपीवी मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन मतलब जो बूंद के रूप में पिलाया जाता है, जिसको खोजने वाले वैज्ञानिक कौन है? सैबिन साहब। तो आप इसको जानते रहेंगे ना। दोनों क्या है? दोनों ने क्या किया है? यहाँ पे लिख सकते हैं, ही वाज दी डिस्कवरी ऑफ पोलियो वैक्सीन। भाई इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लेंगे, पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की? समझ पा रहे हैं? पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की? तो आप जानते रहेंगे, साल्क एंड सैबिन। साल्क साहब ने इंजेक्शन वाला खोज किया था, यानी कि इंट्रावेनस पोलियो वैक्सीन, जो कि इसको इंजेक्शन के फॉर्म में लगा रहे होते हैं और इसको ओरली देते हैं, ओरली रूप से, यानी कि पिलाते हैं मुंह में। समझ पा रहे? ओरल रूप से। तो डिस्कवरी ऑफ वैक्सीन याद रखेंगे साल्क एंड सैबिन साहब। आईपीवी और ओपीवी। आईपीवी क्या है? ओरल, सॉरी इंट्रावेनस है, जिसको सुई में भर के लगाया जाता है, और ओपीवी क्या है? ओरल है, जिसको पिलाया जाता है नॉर्मली, 2 बूंद जिंदगी के लिए। प्रचार आता था ना, अभी हमने बताया वही चीज। हाँ, थोड़ा सा हम बात करते हैं बीमारी में होता क्या क्या है, इस बीमारी में आखिर होता कैसा है, बीमारी किस तरीके से, थोड़ा सा और डेप्थ में हम जाकर समझ लेते हैं क्या क्या चीजें इस बीमारी में देखी जाती हैं। तो भाई सबसे पहले आपको अभी हमने बताया कि जब आप कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर खाते हैं, जिस वाटर में सपोज करो पोलियो वायरस यानी कि प्रेजेंट है, जिस कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर में, हो सकता है दूषित भोजन दूषित जल आपने जो खाया उसमें पोलियो वायरस था, और खाते ही वो वायरस, भाई जाहिर सी बात है आप खाएंगे उसको, कहाँ जाएगा? आपकी गट में जाएगा, डाइजेस्टिव ट्रैक में जाएगा, जाहिर सी बात है। फिर डाइजेस्टिव ट्रैक से कहाँ जाएगा भाई? इंटेस्टाइन में जाएगा, स्टमक से होते हुए इंटेस्टाइन में। समझ पा रहे हैं? अमाशय से होते हुए छोटी आंत में जाएगा, आंतों में जाएगा आपके, और वहीं पर क्या करता है? आंतों के जरिए वहीं पर ब्लड वेसल्स होती हैं, जिससे वो ब्लड में चला जाता है, और ब्लड में जाने के बाद वो कहाँ जाता है? लिम्फेटिक सिस्टम में चला जाता है, और लिम्फेटिक सिस्टम में जाने के बाद क्या होता है? स्पाइनल कार्ड में चला जाता है, और स्पाइनल कार्ड के जरिए क्या करता है? तुम्हारे पूरे नर्व सिस्टम को डैमेज करने का काम करता है।
नर्व सेल को डैमेज करता है, जिससे मोटर सेल काम करना बंद कर देती है, मोटर नर्व सेल काम करना बंद कर देती है, जिससे क्या हो जाता है, दिक्कत परेशानी देखना पड़ सकता है। हमने क्या बताया भाई, हमने बताया कि कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, यानी कि दूषित भोजन और दूषित जल जो होगा उससे क्या होगा भाई, कोई खाएगा, उसमें सपोज करो वायरस है, पोलियो वायरस, वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में गया, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से स्टमक, स्टमक से तो स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में से ब्लड कैपिलरीज के जरिए ब्लड में पहुंचेगा ना, रुधिर में पहुंचेगा, फिर रुधिर से लसिका तंत्र यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम, फिर लिम्फेटिक सिस्टम से क्या होगा, समझ पा रहे हैं, स्पाइनल कार्ड में पहुंच जाएगा, रीढ़ की हड्डी में, और वहां से होते हुए कहाँ पे चला जाएगा, तुम्हारे समझ ब्रेन में, नर्व सेल की जो न्यूरॉन सेल है, जो नर्व सेल है, उसको बहुत ज्यादा मात्रा में डैमेज करने का काम करेगा, जिससे क्या होता है, कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गन्स में जिसकी मोटर नर्व काम करना बंद करेगी, यहाँ की मोटर नर्व सेल काम करना बंद कर, सपोज करो यहाँ की अगर मोटर नर्व सेल काम करना बंद कर दी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैरालिसिस का, इन्फेंटाइल पैरालिसिस जिसको बोलेंगे, पैरालिसिस हो जाएगा, इन्फेंटाइल पैरालिसिस, जिससे ये काम करना अंग बंद कर देगा। समझ पा रहे हो, बहुत खतरनाक बीमारी होती है। तो कहते हैं सभी को भाई वैक्सीन लेना चाहिए, जो कि 2 साहब ने खोद दिया है, साल और सेबिन साहब ने, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, हमने जो बताया उसको एक बार लिख लें। तो आपको अभी हमने यही बताया कि आप क्या करते हैं भाई, सिंपल सी बात है, आप जब कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर लेते हैं, दूषित भोजन जल लेंगे, तो क्या होगा, ये आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में इंटर करेगा, डाइजेस्टिव ट्रैक से होते हुए इंटेस्टाइन में जाएगा, इंटेस्टाइन से ब्लड में, ब्लड से लिम्फेटिक, हाँ या ना, ब्लड से कहाँ पे जाएगा, लिम्फेटिक सिस्टम में इंटर कर रहा होगा, लिम्फेटिक सिस्टम से स्पाइनल कार्ड, सोचो कितना लंबा टूर है इसका, स्पाइनल कार्ड से फिर क्या होगा, ये नर्व सेल में इंटर कर जाएगा, नर्व सेल को क्या करेगा, डैमेज करेगा। ध्यान से देखना, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, डाइजेस्टिव ट्रैक, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल से लिम्फेटिक सिस्टम, स्पाइनल कार्ड, नर्व सेल, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब हमने चीजों को आपको रिकॉल भी किया, तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। आगे हम थोड़ा सा कुछ बीमारी और रह गई हैं, बात कर लेते हैं, आज के लिए तब इतना रखेंगे, फिर आगे हम पढ़ेंगे। कुछ बीमारियां और हैं, उसको भी हम समझते चले साथ के साथ ना, 2 बीमारी और पढ़ ले, उसके बाद हम समझ पा रहे हैं, तो 2 बीमारी और पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट बीमारी बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट, इन्फ्लुएंजा के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं, इन्फ्लुएंजा के बारे में। तब तक हम देख लें आपका जो वीडियो है रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। भाई बिल्कुल लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, जो कि 1 घंटे 13 मिनट के आसपास का हमारा लेक्चर हो चुका है ना भाई। आई होप आप बने होंगे वीडियो में। तो बात करते हैं नेक्स्ट बीमारी के बारे में, जिसका नाम है इन्फ्लुएंजा। अगली बीमारी क्या है, इन्फ्लुएंजा के बारे में पढ़ना है। वो किसके बारे में पढ़ना है, इन्फ्लुएंजा के बारे में, इन्फ्लुएंजा के बारे में, हाँ है ना, इन्फ्लुएंजा भाई, इन्फ्लुएंजा आपने इसका नाम सुना होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लू बोलते हैं ना, फ्लू हो गया है, फ्लू का इन्फेक्शन हो गया है ना भाई, फ्लू हो गया कहते हैं ना इन्फ्लुएंजा। ये भी किससे होता है, वायरस जनित बीमारी है। और बात करें जो बीमारी है, ये भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, बिंदु कणों के द्वारा बीमारी फैल रही होती है। कुछ इसमें सामान्य बातें डिस्कस कर ली जाए, तो बात कर लेते हैं हम। पहली बात, इस बीमारी में हम बात करते हैं, ध्यान देना, इस बीमारी हम ये बात कर लेते हैं, बीमारी किस वायरस से होता है। पहली बात, इट इज काज्ड बाय, काजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, काज्ड बाय आर्थोमिक्सोवायरस। ध्यान देना, आर्थोमिक्सोवायरस से होने वाली बीमारी आपकी है। और जो आर्थोमिक्सोवायरस होता है, खासियत इसकी क्या होती है,
ये वायरस क्या होता है, एक प्रकार का आरएनए वायरस है। ध्यान से देखना, ये वायरस, ये जो विषाणु है आर्थोमिक्सो वायरस, एक प्रकार का आरएनए वायरस होता है। आरएनए वायरस का मतलब एक ऐसा विषाणु है जिसमें जो जीनोम पाया जाता है वो आरएनए होता है, यानी कि इसका जो अनुवंशिक पदार्थ होगा, जो जेनेटिक मटेरियल होगा, वो आरएनए होगा, डीएनए नहीं होगा। पहली बार मैक्सिमम वायरस में आरएनए ही देखा जाता है। इसके अलावा इस वायरस में एक एंजाइम रिलीज होता है। ध्यान से देखना, इस वायरस में एंजाइम रिलीज होता है जिसका नाम है न्यूरामिनिडेज एंजाइम। ध्यान देना, अभी हमने बताया। इसके अलावा इसमें खासियत क्या है, इस विषाणु क्या करता है, जो वायरस है एंजाइम निकालता है जिसका नाम है न्यूरामिनिडेज। हाँ ना, ये न्यूरामिनिडेज जो एंजाइम निकालता है, कौन निकालता है, वायरस। इस एंजाइम की सहायता से जो न्यूरामिनिडेज एंजाइम निकलता है, एंजाइम क्या करता है, तुम्हारे रिस्पायरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन करता है। ध्यान देना, कहाँ पे इन्फेक्शन करेगा, न्यूरामिनिडेज एंजाइम रिस्पायरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन करता है। रिस्पायरेटरी, कुल मिलाकर लिख सकते हैं, इन्फेक्शन इन रिस्पायरेटरी ट्रैक, समझ पा रहे, श्वसन तंत्र में संक्रमण करेगा जिससे सांस लेने में कठिनाई होगी। समझ पा रहे हो, सांस लेने में दिक्कत होगी, पहली बात। और भाई जब सांस लेने में कठिनाई होगी, दिक्कत होगी, समझ, फेफड़े में दर्द होगा काफी ज्यादा। अब जो खांसेगा व्यक्ति, क्या होगा, जो खांसेगा तो उसके खांसने में भी उसके ड्रॉपलेट जो निकलेंगे, जो बिंदुकण निकलेंगे, उसमें भी वायरस क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो उससे क्या होगा, किसी दूसरे व्यक्ति को ये इन्फेक्शन आसानी से, आर्थोमिक्स वायरस, उसको भी फैल सकता है। तो कह देते हैं ये जो होता है एक प्रकार का ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। हाँ है ना, एक प्रकार क्या है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, ड्रॉपलेट संक्रमण होता है। क्यों ड्रॉपलेट संक्रमण है, क्योंकि रिस्पायरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो रहा है। एंजाइम जो वायरस निकालता है न्यूरामिनिडेज, जिससे क्या होता है, रिस्पायरेटरी ट्रैक के थ्रू, समझ पा रहे हैं, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से ट्रांसमिट हो सकता है, आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है। कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं। कोई दिक्कत हो तो पक्का कमेंट करके आप बता देना। आगे हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। ध्यान देना, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो अगर इसके लक्षण की हम बात करते हैं तो पहला लक्षण मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें कोल्डनेस लगता है। सोचो भाई, कोल्डनेस का मतलब व्यक्ति को ठंडी लगती है, समझ पा रहे हो, कोल्डनेस लगता है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, हेडेक होता है। क्या होता है, हेडेक, जो कि हमने वहां पर देखा था, क्या था, होता था, हेडेक होता था। हेडेक होता है, हेडेक मतलब सिर दर्द करेगा। इसके अलावा क्या हो सकता है, फीवर होता है। क्या आता है इसमें, फीवर आता है, छींक आती है, खांसी आती है, समझ पा रहे हो, सीजनिंग जिसको बोल सकते हैं, छींक आती है, लिख सकते हैं, छींक आएगी। उसके बाद खांसी आएगी, कफिंग बोल सकते हैं, खांसी आती है ना, क्या आती है, खांसी आती है। छींक, खांसना जिसको लोग सकते हैं ना, खांसना, खांसना, और छींकना कर सकते हैं, छींकना। अब जितनी बार छींकेगा, छींक में बहुत सारा क्या निकलेगा, आर्थोमिक्स वायरस ना, खांसना, छींकना, ये इसके क्या है, लक्षण है। इसके अलावा क्या होते हैं, मसल्स पेन होता है ना, मसल्स पेन, मांसपेशियों में दर्द होता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें, इसका जो आईपी होता है ना, वो कितने दिन का होता है, 1 से 3 दिन का, 1 to 3 डेज के आसपास, 1 से 3 दिन में बीमारी ठीक हो जाती है। इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इमेंटाडीन नामक औषधि जो होती है, इसके उपचार में प्रयोग की जाती है, लिख लेंगे। इसके ट्रीटमेंट में कौन सी दवा का उपयोग किया जाता है, हाँ है ना, कौन सी दवा का उपयोग किया जाता है, तो उसका नाम है इमेंटाडीन।
एमेंटाडीन नामक औषधि का प्रयोग इस बीमारी के उपचार में इलाज में किया जाता है। फिर से देख लेते हैं तसल्ली से, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमने बताया कि इन्फ्लुएंजा की जो बीमारी होती है वो आर्थोमिक्सो वायरस की वजह से होती है, और जो आर्थोमिक्सो वायरस होता है ये आरएनए वायरस होता है। एक प्रकार का एंजाइम निकलता है आर्थोमिक्सो वायरस जिसका नाम है न्यूरामिनेटेज एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है, रिस्पायरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन करता है। रिस्पायरेटरी ट्रैक का मतलब श्वसन तंत्र में संक्रमण करता है, और जिससे वो व्यक्ति खांसता है तो किसी दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्शन हो जाता है, जाहिर सी बात है, जिसके लिए हम उसको बोलते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। इसके अलावा अब ये सारा भाई इस बीमारी में चीजें देखी जाएंगी, और लक्षण क्या आएगा इस बीमारी से, व्यक्ति को ठंडी लगेगी, सिर दर्द रहेगा, बुखार रहेगा, छींकना आएगा, खांसी आएगी, मांसपेशियों में दर्द होगा काफी ज्यादा। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें इसका 1 से 3 दिन का होगा ना भाई। इसका ट्रीटमेंट के लिए एमेंटाडीन नामक दवा का प्रयोग कर लेंगे। अरे भाई कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द तकलीफ परेशानी हो तो कमेंट करके बता देना, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ जाए, एक बीमारी और पढ़ लो भाई, एक तो और पढ़ लो बस, उसके बाद हम आज के लिए इतना रखेंगे। एक बीमारी और पढ़ लेना, क्योंकि वो भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ही संबंधित है। वो भी क्या है आपका, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ही संबंधित है, हाँ या ना। तो पढ़ लेते हैं अगला बीमारी, यानी जो हमको पढ़ना है, जिसका नाम क्या है, जुखाम, यानी कि कॉमन कोल्ड, जो कि आपको परेशान कर देता है, तंग कर देता है। सोचो जुखाम करते हैं, ओ माय गॉड भाई जुखाम इज सो बैड ना। जुखाम यानी जिसको बोलते हैं कॉमन कोल्ड, हाँ है ना। बात करते हैं हम अपने कॉमन कोल्ड की, जिसको बोला जाता है साधारण ना, साधारण जुकाम, साधारण जुकाम, कॉमन कोल्ड, साधारण जुकाम मतलब साधारण जुकाम। सोचो साधारण जुकाम लिखा है, साधारण है, लेकिन बीमारी साधारण नहीं होती है। हल्की मत लेना साधारण जुकाम को, बहुत दिक्कत कर देता है। एक बार जब होता है तो आपको पता चल जाता है कितना परेशानी होती है इसमें। बात करें बीमारी, पहली बात तो कैसे होती है, किससे होती है, इसके लक्षण क्या है, आपको बहुत अच्छे से रूबरू होंगे आप इससे ना। अधिकतर किसी न किसी को हमेशा हुआ होगा भाई, होता ही होगा, हुआ होगा कभी न कभी आपको जिंदगी में जुकाम। अगर नहीं हुआ तो बहुत बड़ी दिक्कत है भाई। देखें हैं पहली बात, बीमारी जो होती है, बात करते हैं, इट इज द काज्ड बाय हाइना। ये जो होता है वायरस से होने वाली बीमारी, इट इज काज्ड बाय वायरसेस, हाइना कह सकते हैं, वायरसेस से होने वाली बीमारी है। और इस बीमारी में खासियत क्या होती है, 2 प्रकार के वायरस बीमारी उत्पन्न कर रहे होते हैं। एक तो होता है राइनो वायरस, है ना, राइनो वायरस ना, यानी 2 वायरसों का इसमें मिक्सचर होता है। और राइनो वायरस का जो मिक्सचर होता है ये कितना होता है, 75%, 75%। और नेक्स्ट वायरस जो होता है कोरोना वायरस, है ना, कोरोना वायरस। अब आप सोच रहे हो कोरोना वायरस आ गया भाई, ये कहाँ से आया। जो आज के समय में कोरोना वायरस है कहीं वो तो नहीं है, जो आज इस समय जो फैला था पर 2019 कोविड-19 जिसको बोलते थे, जो पूरे देश में तबाही मचा दिया, वो वाला तो नहीं है भाई, वही वाला समझ लो है। ये वाला हल्के वाला है, वाला ज्यादा पावरफुल था। ज्यादा पावरफुल मतलब उसमें जीनोम जो थे वो 100% था, तो 25% ही है ना, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसके जीनोम जो होते हैं एकदम फुल डोमिनेंट थे ना, उसमें भी सिंगल स्ट्रैंड आरएनए था, इसमें भी आरएनए होता है। यानी कि जो जुकाम होता है नॉर्मली, जैसे आपको पता भी होगा, जो जिसको कोरोना वायरस होता था उसको वायरस को बोलते थे सार्स-कोव-2, क्या बोलते थे, सार्स-कोव-2, ध्यान देना। अब उसमें क्या होता था, उसमें भी सेम टू सेम शुरुआती सिम्टम क्या थे, सर्दी जुकाम के जैसा, उसमें भी छींक बहुत सारा आता था,
हेडेक होता था, सिर दर्द होता था, समझ पा रहे हो, फीवर आता था, द कॉमन सिम्टम। और यही सिम्टम इसमें भी आते हैं ना, लेकिन इसमें कोरोना वायरस कम मात्रा में होता है, जिससे दिक्कत नहीं होती है चीज, कोई दिक्कत वही चीज हमने बताया। और इन्फेक्शन इसका जो होता है कुल मिलाकर के रिस्पायरेटरी ट्रैक में होता है। कहाँ पे होता है? रिस्पायरेटरी ट्रैक में होता है। लेकिन इसमें खासियत क्या होती है, एक चीज ध्यान देना, हम इसको लिख भी लेते हैं। इसका जो इन्फेक्शन होता है बीमारी का, इस बीमारी की बात करें तो इसका जो संक्रमण होता है, इन्फेक्शन इन रिस्पायरेटरी ट्रैक में संक्रमण होता है। लेकिन क्या होता है, बट डू नॉट, ध्यान देना, डू नॉट इन्फेक्ट टू द लंग्स, लेकिन यह फेफड़े को इन्फेक्ट नहीं करता है। ध्यान देना भाई, रिस्पायरेटरी ट्रैक में तो इन्फेक्शन होता है, वो भी अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक से संबंधित है, उसफेगस सॉरी ट्रैकिया से संबंधित है मोस्टली, नोजल फेरिंग्स से ना, ट्रैकिया यहाँ तक संबंधित है। फेफड़े में इन्फेक्ट नहीं करता, फेफड़े को संक्रमित नहीं करता, पहली बात। लेकिन इसके अपोजिट जो कोरोना था, वो कोरोना वायरस वो फेफड़े को इन्फेक्ट कर देता था। जिसको कोविड का संक्रमण काफी सीवियर होता है, उसको पता होगा, वो काफी कम समय तक जिंदा रहता है, क्योंकि वो सांस लेना उसका रुक जाता है, सांस ठीक से नहीं ले पाता है। क्यों? क्योंकि उसमें इन्फेक्शन कहाँ होता था? लंग्स में, टोटली डिपेंडेंट ऑन द लंग्स, फेफड़े पर टोटली इन्फेक्शन। जो वायरस था अटैक किस पे करता था? फेफड़े पर करता था, और इसमें फेफड़े पर अटैक नहीं होता। जब फेफड़े पर अटैक नहीं होता तो हमको कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होती है, समझ पा रहे हैं? तो कहा जाता है ना, इन्फेक्शन इन द रिस्पायरेटरी ट्रैक बट डू नॉट लंग्स, फेफड़े में इन्फेक्शन नहीं करता। ये अच्छी बात है अपने आप में, इसी वजह से कोई दिक्कत इसमें नहीं होती है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो 3 से 7 दिन का होता है, 3 से 7 दिन बाद ठीक हो जाता है। इसका जो आईपी होता है, इंक्यूबेशन की पीरियड की बात करें 3 से 7 दिन, 3 to 7 डेज का होता है। इसमें दवा भी हम नहीं लेते तब भी ठीक हो जाते हैं ना, नॉर्मली घरेलू उपचार के जरिए, घरेलू उपचार भी ना करें तब भी ठीक हो जाता है। और एक बात खासियत क्या होती है, मौसम बदलाव के समय अधिकतर होता है, लिख सकते हैं आप इसको पुस्तक में। ये बीमारी जो होता है मौसम बदलाव के समय ज्यादा होता है ना, आपको पता होगा, मौसम बदलाव के समय होता है। जब मौसम जैसे बारिश अगर हो गया, ठंडी ज्यादा लगने लगी, गर्मी ज्यादा, तो वहां पर देखा जा सकता है। सर्द गर्म कहते हैं, कभी सर्द गर्म हो गया ना, सुना होगा आपने, तो ये चीज है। और एक चीज, एक खास बात इस बीमारी में आपको पता भी होगा, आप जानते होंगे बीमारी क्या है प्रकार का, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। आपके दोस्त को जुकाम हुआ है, आपने गए दोस्त के पास, दोस्त ने छींका, आपको भी गिफ्ट दे दिया राइनो वायरस, कोरोना वायरस का, आपको भी हो जाएगा साधारण जुकाम। ये चीज जानते रहेंगे। इसके लक्षण क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, आप इससे अच्छे से रूबरू होंगे। इसके सिम्टम्स से, इसके लक्षण से बात कर लेते हैं। इसका लक्षण जो होता है, नोज यानी कि नसल पैसेज में इन्फ्लामेशन हो जाता है। हाँ, यानी कि नसल पैसेज में, नसल पैसेज की जो म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है, इसमें क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। नजल पैसेज की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। क्या हो जाता है माय डियर स्टूडेंट? इन्फ्लामेशन हो जाता है नजल चैम्बर, जिससे क्या होता है, स्टिफनेस, नाक जो होता है बहता है, जिसमें नाक बहने लगता है। इसके अलावा छींक बार बार आता है, नाक का बहना ना, गले में खराश रहती है, नाक का बहना, छींक आना, गले में खराश रहती है ना, पानी टाइप का रिलीज होता है। तो ये चीज आप जानते रहेंगे। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, नजल पैसेज में, यानी कुल मिलाकर के नाक के अंदर की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है
उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, जिससे छींक बार बार आएंगी, नाक बहेगा, और क्या होगा भाई ना, गले में खराश हो जाती है इस बीमारी। प्रमुख लक्षण है इसकी, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे ना। आगे हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, इसके उपचार की। तो इसके उपचार में जो औषधि प्रयोग की जाती है, एस्पिरिन जो होती है, एंटीहिस्टामिन, उससे नाजल स्प्रे होता है, ध्यान देना है। इसके ट्रीटमेंट में दवाई का प्रयोग किया जाता है, और मोस्टली तो हम दवा नहीं खाते हैं, इसका घरेलू उपचार करके ठीक कर लेते हैं। और जरूरी यही भी होना चाहिए, अगर ज़्यादा परेशान कर रहा है तब लेना चाहिए, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना भाई। इसके उपचार के लिए, ट्रीटमेंट के लिए एस्पिरिन मेडिसिन यूज की जाती है। इसके अलावा एंटीहिस्टामिन ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। एंटीहिस्टामिन दवा का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा नजल स्प्रे, कौन सा, नजल स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं। नजल स्प्रे मार्केट में आता है, बहुत सारा स्प्रे आता है ना। अरे भाई वो वाला स्प्रे नहीं जो लोग मार के जाते हैं, नजल स्प्रे, नाक में मारा जाता है स्प्रे, जिससे क्या हो जाता है, नाक का बहना बंद हो जाता है, इस वजह से मारते हैं। तो ये चीज आप समझ गए। एक बार फिर से हम थोड़ा सा रिपीट कर लें, उसके बाद हम ना आज के लिए इतना रखते हैं। देखो, कास्ड बाई वायरसेस, राइनो वायरस, कोरोना वायरस। राइनो वायरस का परसेंटेज 75 है, कोरोना वायरस का 25 है। इन्फेक्शन कहाँ पर होता है, रिस्पायरेटरी ट्रैक में होता है, वो भी अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है बट डू नॉट इन्फेक्ट टू द लंग्स, फेफड़े को इन्फेक्ट नहीं करता है। समझ पा रहे हो, 3 से 7 दिन का संक्रमण होता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड। इसके अलावा मौसम के बदलाव के समय ज़्यादा होता है ये बीमारी। इसके सिम्टम क्या है, लक्षण क्या है, तो लक्षण में क्या है, नजल पैसेज यानी कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है नाक के अंदर, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, यानी कि फूट जाती है। इसके अलावा वहां पर क्या होता है, छींकना होता है, बार बार छींक आता है, नाक बहता है, गले में खराश हो जाती है। बीमारी के प्रमुख लक्षण है। ट्रीटमेंट की बात करें, एस्पिरिन दवा, एंटीहिस्टामिन ड्रग का उपयोग किया जाता है, और कुछ नजल स्प्रे होती है, उसका भी इस्तेमाल, समझ पा रहे हो, इसके उपचार के तौर पर किया जाता है। आई होप डियर फ्रेंड आपको चीज़ें काफ़ी तह तक काफ़ी डिटेल में समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दिया करें डियर स्टूडेंट, क्योंकि आपके लिए इतनी रात तक वीडियो बनाया जाता है। तो आई होप आपने लास्ट तक वीडियो देखा होगा, पता नहीं देखा है कि नहीं, बहुत कम डियर स्टूडेंट होते हैं वीडियो देखते हैं। आज भी इतना रखते हैं, देन कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोस माय डियर स्टूडेंट।